तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वी आर बैक विद दीज सेलेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आपको सिलेक्शन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप एक्स का ये 20 क्वेश्चंस में इंग्लिश का सवाल। इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए एंड आई विल मेक श्योर कि आपको वो उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहला है आपका सिनोनिम्स। ठीक है, देखो बच्चों, पहला वर्ड आपका क्या कहता है? प्रेडिलेक्शन। लिक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया लाइकिंग, किसी चीज को पसंद करना। तो प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? किसी तरफ हमारा क्या हो गया? झुकाव हो गया, है ना। जब हमें कोई चीज क्या है भाई, लाइकिंग है हमारे लिए। तो अब देखो जो 4 ऑप्शंस हैं, डिसफेवर, तो ये तो इसका एंटोनिम समझ में आ रहा है। डिसफेवर मतलब किसी के फेवर में ना करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रेजुडाइस माने टू हार्म समवन, है ना, यहाँ पे किसी चीज को क्या करना? हार्म करना। विम मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज की इच्छा जगना। बचा क्या? प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी चीज को प्रेफर कर रहे हैं मतलब वी आर लाइकिंग दैट थिंग, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रेडिलेक्शन का? प्रेफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वर्ड से ही हम रिलेट कर पा रहे हैं प्रपोजल, है ना, प्रपोज करना किसी चीज को, है ना, सुझाव देना, जिसको हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इंटीमेशन माने क्लोज हो जाता है। प्रोटेस्टेशन भी नहीं होगा, ये तो प्रोटेस्ट करने के ऑप्शंस में आ रहा है। इनविटेशन, किसी को निमंत्रण देना, हम यहाँ निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग समवन एन ऑप्शन टू डू समथिंग, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रपोजल। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिन्यूस्क्यूल। अब मिन्यूस्क्यूल वर्ड भले अजीब लग रहा हो, बट इसमें ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। माइन्यूट मतलब छोटा, है ना, तो इसका मतलब हो जाता है माइन्यूट मतलब छोटा। इंप्रेसिव मतलब बहुत अच्छा, ये तो इसका सिनोनिम है। मीनियल भी नहीं हो जाएगा, मीनियल अगेन द सेम थिंग। तो यहाँ पे बचा क्या? ह्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूज, या फिर जिसको हम कह सकते हैं मैसिव, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो। दिस वाज द एंटोनिम। नेक्स्ट आपसे पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग को क्या कहते हैं? सुसाइड तो सेल्फ किलिंग हो गया। यूथनेशिया का मतलब हो जाता है एक्ट ऑफ सेल्फ, ये एक्ट ऑफ हमारा मर्सी किलिंग, बट बाकी ऑप्शंस भी जरूरी है। इमोलेशन का मतलब हो जाता है किसी की बलि देना, जनरली इन द फॉर्म ऑफ फायर, है ना, किसी को आग लगा के मारना, दैट इट इज, ये भी बलि या कुर्बानी देना किसी की। दिस इज एस्फिक्सिएशन का मतलब हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, किसी को डिप्राइव करना ऑक्सीजन से, है ना, किसी को क्या करना? ऑक्सीजन की डिप्राइव करना, ऑक्सीजन से वंचित रखना, दैट इज एस्फिक्सिएशन। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? यूथनेशिया। देखो आपके क्वेश्चंस इतने इजी नहीं रह गए हैं कि बस बिल्कुल हमेशा यही पूछता रह जाएगा कि वन हु राइट्स विद बोथ द हैंड्स एम्बीडेक्स्ट्रस। आपको अपना लेवल भी थोड़ा सा अपग्रेड बच्चों करना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है हर मुमकिन प्रयास करना, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ओके, अब उसके अलावा भाई जितने हमारे बच्चे हैं जो एग्जाम्स देना चाहते हैं या आगे देंगे, या इस बार देने के बाद उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नहीं हो पाएगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप ये प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं तो फॉर श्योर आपके एग्जाम में एक सीट तो बुक हो जाती है। आगे के लिए आप लोग ज़रूर आएँ मेजर कल्चर क्लासेस में और कॉल करें 9696330033 फॉर फर्दर अपडेट्स। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। जो स्पेलिंग यहाँ दी हुई है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, मतलब आपको यहाँ पे स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? EXPERIENCE, और वो आपको कहाँ देखने को मिल रही है? वो हमें देखने को मिल रही है सी ऑप्शन में, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, दिस इज एक्टिव पैसिव वॉइस। 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों बनी जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से। द प्रिंसिपल प्रॉमिस द बॉयज अ हॉलीडे। अब ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। पैसिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में बच्चों? थर्ड फॉर्म में। तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड, आर लगा है नहीं चाहिए, हैड भी लगा है नहीं चाहिए, हैव भी लगा है नहीं चाहिए, सीधा एलिमिनेशन से मतलब ये है टाइम गेम, है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में आपको इंग्लिश की कवर करने हैं और 20 में 20 सही, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट, he said to him thank you for your kind help. now अब ये देखिए नरेशन का है, asked him for his kind help नहीं होगा, he thanked him for his kind help. थैंक यू बोल रहा है, थैंक्स से बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नरेशन, he said that she was coming that year. ये नरेशन है, तो मतलब ये क्या रहा होगा, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इज कमिंग. तो क्यों हमें बाकी ऑप्शंस देखने हैं जब बाकी ऑप्शंस में ऐसा कुछ हमें कॉमन मिल ही नहीं रहा है. देखो टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है और आपको कॉन्टेक्स्ट आपको दिमाग में याद है, बस उसी को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्पॉटिंग एरर, द मोस्ट पावरफुल मीन्स. अब देखो मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या, तरीका, दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन इज मूवीज दैट आर मीडिया हैज ऑक्यूपाइड. अब समझते हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मोस्ट पावरफुल मीन्स, दिस इज द सब्जेक्ट. अब जो मीन्स होता है, मीन्स दो तरीके से यूज होता है, एक वे ऑफ डूइंग समथिंग और एक ट्रांसपोर्ट. जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तब भी वो सिंगुलर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. तो अब यहाँ पे वे ऑफ डूइंग समथिंग है, ठीक, दैट इन्फ्लुएंसेस सिंगुलर है, फाइन, दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन इज क्या है, मूवीज. दैट जो हमारी मीडिया ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मीडिया भी कलेक्टिव नाउन है और मीडिया के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिवली यूज हो रहा है, दैट इज वाई. तो दिस क्वेश्चन गोज फॉर नो एरर. नेक्स्ट, एयरफोर्स नेवी में अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन की तैयारी के लिए भी आपको सिर्फ क्या करना है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा. कॉल करिए 9696330033 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज यू विल यू सेंड अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर. तो विद इन हाउ मेनी डेज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इन हाउ मेनी डेज. सो ये प्रेपोजिशन का एरर हो जाएगा बच्चों, यहाँ विद इन नहीं इन होना चाहिए. नेक्स्ट, you won't have the complete details unless you read the book from beginning to the end. अब देखो तुम्हारे पास डिटेल्स नहीं होंगी जब तक तुम बुक को पढ़ नहीं लेते, शुरुआत से अंत तक. एंड के पहले द लगा है तो बिगनिंग के पहले भी तो द लगना चाहिए. एरर किस पार्ट में है आपका, एरर आपका सी पार्ट में है. नेक्स्ट, द प्लेयर किक द एम्पायर, फास्ट नहीं होगा, हार्डली तो ना के बराबर होता है, हॉटली नहीं होगा, इंटेंशनली मतलब क्या हो जाता है, जानबूझकर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, her house was next dash mine. तो यहाँ पे क्या होगा, next to mine. Next, when I was going to see dash sick man, I met with dash old friend. देखो, when I was going to see the sick man, I met with an old friend. अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, the और an. बचा कौन सा, C. जब हम sick man से मिलने जा रहे थे तब हम मिले किससे, एक old फ्रेंड से, तो वो स्पेसिफिक हो गया. और ओल्ड ओ हमारा कैसा साउंड है, वोवल साउंड है, तो वो एन ले लेगा. नेक्स्ट, PQRS बहुत आसान होता है. आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में RSP 3 है. अब देखो शुरुआत किससे हो सकती है, P में वर्ब है, शुरुआत नहीं होगी. S में एंटीबायोटिक्स बट स्टिल मतलब कुछ और कहना चाह रहा होगा, शुरुआत नहीं होगी. बचा कौन सा ऑप्शन, R से 2 है. मोस्ट आई इन्फेक्शन इज अ रिस्क ऑफ डैमेज, नो. Most eye infection can be cleared with RQSP. Most eye infection can be cleared with antibiotics, but still there is a risk of damage to the cornea. बिल्कुल सही है, B. Next question number 17. अब देखो यहाँ पे भी देखो SQR 3 ऑप्शन है. S, making a living that you forget, S से शुरुआत नहीं होगी बच्चों. Q, be not so busy making a living, इतना बिजी नहीं होना चाहिए हमें कमाने में, दैट यू फॉरगेट टू मेक अ लाइफ, कि हम जिंदगी कमाना भूल जाएं. बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आने से पहले भाई देखो, जिन बुक से हम लोग दावा करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो वही बुक्स आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि आपको और बेहतर प्रैक्टिस मिल जाए. उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है 9696330033 में, एंड दीज बुक्स कैन बी योर्स. एंड ट्रस्ट मी, दीज बुक्स आर वर्थ बाइंग. 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है बच्चों. नेक्स्ट इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू. चलो पैसेज पढ़ते हैं फिर आंसर्स करेंगे. बिकॉज गोल्ड फिश कैन बी केप्ट ईजिली इन स्मॉल पॉन्ड्स, गोल्ड फिश को बहुत आसानी से छोटे पॉन्ड्स में रखा जा सकता है. एंड एक्वेरियम्स, दे मेक गुड पेट्स, दे मस्ट हैव प्रॉपर केयर, उनकी अच्छी से देखभाल होनी चाहिए. एंड द राइट काइंड ऑफ प्लेस टू लिव. A 2-inch fish requires a minimum of 2 gallons of water containing sufficient oxygen to support life. Some oxygen will make its way into the water of an aquarium from the air that touches the surface.
Plants in an aquarium also help to furnish oxygen. Snails help to keep an aquarium clean. Thus, with plenty of plants and snails, the water in an aquarium does not have to be changed frequently. तो बहुत सारे अगर उसमें plants होंगे और snails होगा तो पानी को जल्दी जल्दी बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. A large lake may prove to be quite unsuitable abode for goldfish. और बहुत बड़ा जो लेक होता है वो इतना unsuitable घर हो जाता है. Abode मतलब house. It is important that goldfish should not be overfed. They can be fed such things जैसे कि dried insects in addition to commercially prepared goldfish food. But they should never be fed more than once a day. एक दिन से ज़्यादा उन्हें खाना नहीं देना है. Even then, they should not be given more food than can be consumed in about 5 minutes. और इतना नहीं देना है कि वो 5 मिनट से ऊपर लास्ट कर जाए. This ensures prolonged life. और यही होती है उनकी prolonged life का reason. Which of the following statements is true? True कौन सा है? They should be given food once a day. हाँ ये तो बोला था. Plants provide food to the snail. No. No बिल्कुल भी नहीं. Goldfish comes above the surface to get oxygen from air. No. ये A is the correct option. Which of the following is true? A is the correct option. Next. Water in an aquarium needs to be changed. Water कब change करना पड़ेगा बच्चों? जब उसमें sufficient oxygen नहीं होगा तभी तो पानी बदलना पड़ेगा. Like the question said. लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाता है जो कि आप लोग आंसर करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में. एंड दिस वाज अ गुड पैसेज ओवरऑल. तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ. बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद. जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स. बच्चों आज की क्लास में एयरफोर्स के लिए बहुत बेहतरीन जो है मॉडल पेपर लाया हूँ, जो कि अब आप देख रहे होंगे. एक्स के लिए, वाई के लिए मैथ तो आती नहीं, एडवांस मैथ है. ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को करना भी है. ठीक है, साथ में अपना स्कोर चेक करना है कि आपको कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है. तो बच्चों बहुत प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है. ठीक है, तो देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन दिया है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, इसमें बताना है. तो बच्चा जब इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है आपका? वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा. अच्छा बच्चा, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें दो इवेंट में कोई भी कॉमन ना हो. इस टाइप का जो सेट होता है उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ए में से बी को घटाया गया है. तो ए में से बी को घटाओगे भाई, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो इधर तो ए आएगा, है ना. और इधर करोगे तो इंटरसेक्शन मतलब 5 है, फिर ए में से 5 घटाओगे तो ए आएगा. ए के बराबर, तो पहला तो सही हो रहा, पहला तो सही हो रहा है. ठीक है, अच्छा, और बाकी चेक करते हैं. ए इंटरसेक्शन 5 है, चलो ये 5 हो गया. इधर देखो, ए में से बी को जब घटाओगे तो ए का थोड़ा पार्ट मिलेगा और बी का इंटरसेक्शन ये भी 5 हो रहा है. इसका मतलब ये और ये दोनों सही हो गया, तो ये भी सही होगा ना. तो हम क्या करेंगे, नन ऑल ऑफ दीज पर करेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. यस, ये रहा. करा इसका मापांक पता करना है कि इसका मापांक क्या होगा इस कम्प्लेक्स नंबर का. तो मापांक के लिए सबसे पहला काम क्या, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चा, इसके लिए इसको एलसीएम ले लो. ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा. इस तरह से होगा. रेशलाइज करोगे तो 1 - 3 आयोटा और माइनस का 1 - 3 आयोटा हो जाएगा. बस इसको सॉल्व करते हैं. 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, माइनस का 6 आयोटा और नीचे क्या आएगा, 1 + 9 हो जाएगा. तो दैट इज आएगा माइनस का 6 आयोटा अपॉन में 10. इसे काटोगे आएगा -3 अपॉन में 5 आयोटा. और इसका मॉडुलस निकालना होगा तो क्या करोगे बच्चा, 0 का स्क्वायर प्लस का -3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/5. कहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है. इसका आंसर, ये आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. कह रहा है एक्स हमारा 2 की मल्टीपल. भाई एक्स हमारा 2 की पहाड़े में आ रहा है, तो 2 को पहाड़ टेबल जानते हो ना, ये लिख लो. चलो ये डॉट 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 डॉट. और वाई को कह रहा है कि वाई जो है 5 के पहाड़े लेना है, यानी 5 के मल्टीपल में लेना है. यानी 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, इस तरह से डॉट 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 डॉट. और जेड कह रहा है कि ये 10 का टेबल आना चाहिए, यानी 10, 20, 30 इस तरह से आना चाहिए. अब देखो इनके पूछा क्या गया है कि इंटरसेक्शन पूछा गया है भाई.
तो इंटरसेक्शन में जानते हो क्या होता है, तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तो तीनों में की कॉमन चीज़ निकालो। यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यही 10 का टेबल आपका कॉमन होगा। तो 10 होगा, 20 होगा, ऐसे आएगा कॉमन। करके देखना आप जो है 10 का टेबल आएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 10, यानी आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है एक एपी है जिसका nth टर्म दिया गया है, तो आपको बताना सम ऑफ n टर्म बताना। दो तरीके हैं, जो आसान उसे करो। इसका nth टर्म दिया है 2n - 1 है ना, इसका t1 निकाल लो तो 2 - 1 दैट इज 1 आ जाएगा। t2 निकालो, 2 दूना 4 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। d निकालो, 3 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया, बस ऐसे निकाल लो। सब तो पता है, n/2 × 2a, a का मान कितना है, 1 है, प्लस n - 1 और d का मान क्या है, 2 है। देखो 2 कॉमन के साथ कट जाएगा, बचा क्या, n बचा, यहाँ 1 + n - 1 बचेगा, ये इसे कटेगा, n² हमारा आ जाएगा। तो n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द ऑल नंबर फॉर्मिंग फॉर्म 1 2 3 4 5 6 टेकन ऑल एट द विदाउट रिपीटेशन एनी ऑफ देम। ठीक है, कह रहा 1 2 3 4 5 6 की सहायता से आपका संख्या बनानी है। इसमें कह रहा है कि इकाई का सम का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सभी नंबरों का सम करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्मिंग यूजिंग 1 2 3 4 5 6 टेकन ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी ऑफ देम। ठीक है, अंक 1 2 3 4 5 6 से बनने वाली संख्याओं के इकाई के अंकों का योगफल क्या होगा, जिसमें सभी अंक एक बार में लेते हुए पुनरावृत्ति के बिना बनाई जाती है। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपको नंबर दिया होगा कि यहाँ पर नंबर होना चाहिए थे यार, है ना। जैसे होता क्या है, n - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम ऑफ ऑल डिजिट कितना है आपका। देखो ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो जाएगा, तो यानी 5 फैक्टोरियल होगा इनटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये 21 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना है, 0 आएगा, 12 × 12 आएगा, 12 दूनी 24 से 25 होगा, 25 20 होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने जो संख्या निकाला है, ये आपको 6 अंकों की संख्या बनाने के बाद 6 अंकों की संख्या बनाने के बाद इकाई का अंक निकाला हूँ। यहाँ तो जरूरी नहीं सब लगा, टोटल का रहा है बच्चा। इसके केस में थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 का ऐड करोगे, 1 का निकालोगे, फिर आपका जो है तो लेंदी हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में एयरफोर्स की लेवल की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स में आपको इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 1 अंक की संख्या निकालोगे, फिर 2 अंक की संख्या के इकाई अंक निकालोगे, फिर 3 अंक की संख्या के इकाई के निकालोगे, फिर 4 अंक की संख्या के इकाई के निकालोगे, फिर 5 अंक की संख्या के इकाई के निकालोगे, 6, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, 6 अंक तक बनेंगे। तो कर लेते हैं। पहले ये तो हमने 6 अंक की संख्या बनाई है, तो 15, ये 25 20 आया है। ऐसे ही जब आप क्या नाम है कि 5 अंक की संख्या बनाओगे, ठीक है, तो 5 अंक की संख्या बनाओगे तो क्या आएगी, तो यहाँ ऊपर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 1 प्लस, तो 4 अंक छोड़ना पड़ेगा। वैसे क्या है, आप यही करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन कर लो, वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। यहाँ आप मेंशन कर लो कि 5 6 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 6 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है n - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, यही आपके सिलेबस में है। बाकी ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 डिजिट इसमें जोड़ लेना कि 6 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 6 अंकों की संख्या बनानी है। उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एयरफोर्स नेवी ICG के लिए अगर आपको एडमिशन, देखो
एक अच्छा प्रिपरेशन करना है तो एकेडमी तो ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन आओगे तो आपको पढ़ने की जो टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप ऑफलाइन कम से कम एक बार ऑफलाइन तो क्लास ज्वाइन करो, इसके बाद में आप जो करना हो सो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही MKC क्लासेस आपका स्वागत करता है। आराम से आइए, इसमें एडमिशन लीजिए और साथ में ऑफ़र का लाभ उठाइए। और इसके लिए ये जो नंबर है 969633000033 पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आगे। यस, ये है यहाँ पर कहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m and x की पावर n वेयर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर इन दिस एक्सपेंशन। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इसके विस्तार में, कौन सा है, इसके विस्तार में कह रहा है कि x की पावर m और x की पावर n का गुणांक क्या होगा, कैसा होगा। तो पहले इसका जनरल टर्म लिख लो, क्या है इसका TR क्या होगा। TR हो जाएगा m प्लस n CR होगा, x के पावर r हो जाएगा। अच्छा, x के पावर m की बात करो का गुणांक क्या होगा। जब x के पावर m का गुणांक करोगे बच्चा तो हो जाएगा m प्लस n C m आएगा यहाँ पर, ठीक है। और x के पावर n का गुणांक जब करोगे तो ये जो आएगा गुणांक आपका आएगा m प्लस n C n होगा। अब ये इन दोनों को देखो बच्चे, ये दोनों सेम सेम है तो बस ठीक लगा दो, सेम, ठीक है। यस, आगे। यस, आगे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नियरेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन आर बॉर्न ऑन द 3 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। कह रहा एक वीक में अलग अलग दिन 3 मित्रों के बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बच्चा पहला बॉय होगा, उसके लिए 7 के 7 दिन प्रेजेंट होगा, बाकी दूसरा 6/7 होगा और तीसरे का 5/7 होगा, क्योंकि डिफरेंट डेज होना चाहिए। तो ये आपका 30/49 जगह 30/49 पॉइंट में हमें दिया हुआ है। इसको जोड़ो करोगे तो अप्रॉक्स 6 करके आएगा, 6 समथिंग आएगा। तो 6 हम क्या करेंगे, राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है। नियरेस्ट बताना है, यानी 0.61 और भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो नियरेस्ट की बात कर रहा है तो नियरेस्ट हम आगे करके टिक करके आगे बढ़ लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये तो फटाफट आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, खोल दो, ओपन कर दो, तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 आ जाएगा और साथ में आएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा 2 आएगा, साइन आएगा 20 डिग्री आएगा और आपका कॉस 20 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, ये साइन 40 बन जाएगा। साइन 40 डिग्री बराबर पी का स्क्वायर, बताना क्या था, साइन 40 डिग्री का मान बताना था, तो 1 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही काम करना है, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4 दिया, फार्मूले लगा दो फटाफट। फार्मूला लगा के देखते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बच्चा। ये π/4 के बराबर दिया है, कुछ करना नहीं है, फार्मूला लगाना था बस। ये चीज़ ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 π/4, दैट मीन्स 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स वाई होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बस फार्मूले ही अप्लाई करना था, इतना तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। इन अ ट्रायंगल ABC A बराबर 2B है और एंगल A का मान 3B के बराबर है, तो कहना बता रहा है इसमें कौन सा सही होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान से, A इक्वल टू 2B दिया है। अच्छा, यहाँ पर साइन रूल लगाओगे तो इसको लिख सकते हो K साइन A लिख सकते हो, और ये 2 हो जाएगा, ये K साइन B हो जाएगा ना। ये K से K कटेगा, कट गया, साइन A का मान आ गया 2 साइन B के बराबर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया कि A जो है 3B के बराबर है, तो A की जगह पर 3B लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन 3B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन A। अब यहाँ पर सॉल्व के देखते हैं क्या आएगा।
इसका फार्मूला खोलेंगे तो 3 साइन बी हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू 2 साइन बी, होगा कि नहीं। एक साइन कॉमन के साथ कैंसिल आउट, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बी बराबर 2 आ गया। अब यहाँ सॉल्व कर देखते हैं क्या आएगा, ये 2 है तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर बी का मान हो जाएगा बच्चा 1, तो साइन स्क्वायर बी का मान हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर साइन ए निकालोगे तो साइन बी निकालोगे तो क्या 1/2 आएगा, यानी बी का मान कितना होगा 60 डिग्री हो गया। अरे बी का मान 60 डिग्री तो ए तो 3 गुना है ना, तो 180 अकेले हो गया। ये तो ए का मान 180 अकेले हो गया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। अरे तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, ये अकेला ही 180 है, तो अकेला 180 है तो कैसे हो पाएगा, है ना ये। और एक 60 डिग्री 180 है, ठीक है, और तीनों सम का मान 180 होता तो ये ऐसा कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यस, आगे दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग फॉर्म अ पॉइंट 10 मीटर ड्यू साउथ ऑफ द इट बेस इज 60 डिग्री। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा साउथ और लेफ्ट करके कुछ नहीं किया है, यही कर साउथ और नॉर्थ कर दिया है बस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, ये आपसे पूछा गया है, और ये 10 मीटर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दिया है। ठीक है, बस tan लगा देते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। tan 60 का मान h/10 हो जाएगा, इसका मान √3 का मान ये होता है इक्वल टू h/10 हो जाएगा। h का मान गुणा करोगे 17 पॉइंट समथिंग आएगा, और निकटतम पूछा है तो 17 टिक करके आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया है z बराबर 1 + i/tan अल्फा है, तो आपको बताना कि मॉड z का मान कितना। आसान क्वेश्चन है, देख लो। मॉड z का मान क्या होगा, रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर अल्फा होगा। अब ये जो आएगा मॉड, यही बच्चे गलती करते हैं, मॉड लगाना भूल जाते हैं, जबकि बार बार बताता हूँ कि ये स्क्वायर रूट जब हटेगा तो मॉड के साथ सेक अल्फा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा अल्फा कहाँ पर लाई कर रहा है, अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक अल्फा, माइनस का सेक अल्फा इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एयरफोर्स की ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच 2 डिस्टिंक्ट रूट आर 1 रूट रियल। बच्चा एक रूट रियल होता है, तो बार बार बता रखा हूँ, किसी क्वाड्रेटिक में एक रूट रियल होता है तो दूसरा रूट भी रियल होता है। एक रूट अगर कम्प्लेक्स होता है तो दूसरा रूट भी कम्प्लेक्स होता है, लेकिन याद रखना कोफिशिएंट हमारा रियल होने चाहिए। रियल इफ कोफिशिएंट आर रियल, अगर कोफिशिएंट रियल है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑलवेज रियल होता है, ऑलवेज रियल, लेकिन उसके लिए कंडीशन है ए बी सी भी रियल होना चाहिए। अगर ए बी सी रियल नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो रियल ही आए। ठीक है, तो रियल होगा इफ द कोफिशिएंट आर रियल, डी आंसर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डी सी पे है, तो सी नहीं होगा बच्चा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अच्छा, ए हमारा दिया है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, P × Q दिया है, और B दिया हुआ है कि S × T दिया है। हमें पता है कि जब दो का A भी हमें एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए, यानी Q का मान S के बराबर आना चाहिए। अगर है तभी हमारा जो है मल्टीप्लाई संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, इफ फॉर्म द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव। दो जो त्वरण का इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चा क्या होता है, मीडियन होता है। मीन तो ग्राफ से सॉल्व नहीं होता है, मॉड सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, ये तो होता ही नहीं है। बस एक ही चीज़ है, मीडियन ज्ञात किससे ज्ञात किया जाता था, ओजाई ग्राफ से ज्ञात किया जाता है, यानी त्वरण ग्राफ से ज्ञात किया जाता है।
तो त्वरण ग्राफ से तो त्वरण हो रहे माध्यिका ज्ञात करते हैं, तो माध्यिका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो रटे होने चाहिए, सारे बच्चे रटे भी होंगे। आगे ऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बच्चा इन सेंटर निकालने के लिए क्या करना होना क्या चाहिए हमें, पहले साइड पता होना चाहिए। तो साइड के लिए ए बी निकाल लो। ए बी का मतलब सी होता है, सी रूट के अंदर हो जाएगा 20 माइनस 56 हो, 56 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। ठीक है, आप बी सी निकालो, बी सी का मतलब ए, स्मॉल लेटर ए। तो स्मॉल लेटर बी सी जब निकालोगे तो इसमें से ये घटाओगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये निकाल लिया, ये निकालो तो ये हो जाएगा आपका 400 और प्लस का 15 यानी 225, तो ये हो जाएगा 600 यानी 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे सी ए निकालो, सी ए मतलब बी निकाल लो। बी क्या होगा, अंडर रूट के अंदर इसमें से करोगे 36 का स्क्वायर और आएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आना चाहिए 39। ठीक है, ये 39 आएगा। देख लेना, टाइम हमारे पास में कम है। ठीक है, इसका स्क्वायर करो। अब क्या होता है, ऑर्डिनेट बताना है ना, वाई बताना है। तो वाई के लिए क्या होता है फार्मूला, ए वाई 1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसको बना लेते हैं इस तरह से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये निकालोगे 56 होगा, ये बी सी ए बी 56 है ना, ए बी 56 सॉरी। ये कितना है हमारा 36,07 है। ये कितना है 20,7 है और ये कितना है 0,-8 है। ठीक है, ए बी हमारा 56 दिया है, 56 हो जाएगा। बी सी हमारा 25 दिया है, 25 है तो 25 हो जाएगा। और ए सी हमारा 39 दिया है। ठीक है, वाई निकालने के लिए करते क्या है बच्चा, 39 लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट यानी 39 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस आगे 56 लेंगे, 56 इंटू माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस आगे 39 लेंगे, 25 लेंगे तो 25 इंटू 7 हो जाएगा ये, और नीचे आएगा 56 प्लस का 39 प्लस का 25। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर देख लो, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है बच्चा ना, तो ये पॉइंट x से डिस्टेंस क्या y हो जाता है, मॉड y इज करेक्ट आंसर। मॉड की डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मॉड y होगा, नॉट y। ठीक है, मॉड y होगा। नेक्स्ट आगे है, इफ द लाइन स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx इज द आउटसाइड द सर्कल, देन ये बताना है। ठीक है, अच्छा एक तो पहले ये सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा बच्चा, -g, -f होता है। तो g देखो कंपेयर करते हैं, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 होता है ना। तो x तो है नहीं, तो इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान 10 हो जाएगा। सेंटर का मान तो ये आया। अच्छा, एक लाइन ऐसे दिया है तो इसको ले लेंगे mx माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, करा ये डिस्टेंस क्या है, इससे छोटी है। ठीक है, यही कंडीशन लगा देते हैं। तो इसके जो सर्कल की जो वैल्यू होती, सर्कल की जो रेडियस होगी वह इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होगी, छोटी होगी। या इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, इसे d निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, m इंटू 0 माइनस का यहाँ 10 रखेंगे अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस m²। तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 1 प्लस m²। ये हो गया डिस्टेंस। और रेडियस क्या होगी, रेडियस निकालोगे बच्चा कितने होगी, 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 90 हो जाएगा, रूट के अंदर 10। तो जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी, इस दूरी से क्या छोटी होगी,
होगी ना। तो रेडियस का मान, ये रेडियस का मान √10 हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ये 10 अपॉन में रूट के अंदर 1 + m², ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो इससे कटेगा रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो आ गया √10, रूट के अंदर 1 + m² का जो मान होगा बच्चा रूट के अंदर 10 हो जाएगा, रूट के अंदर 10 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, 1 + m² लेस देन 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओगे, m² का मान लेस देन 9 हो जाएगा। और जब ऐसा केस होता है तो मॉड m का मान लेस देन 3 होता है, तो ये आपका मॉड m इज लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ द पैराबोला y² = 4x पासेस थ्रू द पॉइंट ये, देन टेंजेंट बताना है। पहले कह रहा कि ये पैराबोला पर लाई करा, तो लाई करा के a का मान निकाल लो। पहले a तो चाहिए ना, तो जैसे लाई कराओगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 आएगा, a आएगा, x का मान 1 हो जाएगा, यानी a का मान तो हमारा निकल के आ गया 1, यानी जो पैराबोला होगा 4x हो जाएगा। और जो स्पर्श रेखा, जो टेंजेंट रेखा होती है, टेंजेंट, उसको ड्रॉ करने के लिए क्या कैसे करते हैं, x² को हम x(x1) मान लेते हैं, y² को हम y(y1) मानते हैं, और 2x की जगह पे आता है x + x1, ये तो थ्योरी पार्ट है, और y + y1 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीज़ हम कर लेते हैं, y² तो y(y1) हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, यहाँ पर x + x1 आ जाएगा। बस यही काम करना है, वैल्यू रखनी है। तो माइनस का 2y = हो जाएगा, 2 आएगा, x + x1 ये हो जाएगा, इससे कटेगा, ये कटेगा, माइनस का y बराबर x + 1 हो जाएगा, x साइड लाएंगे तो x + y का मान +1 का मान 0 के बराबर होगा। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। भाई ये देख लेते हैं कौन सा है, x² अपॉन में 400 से डिवाइड कर दो, 25 अपॉन में 400 है ना, कितना आएगा, ये 16 × y² अपॉन में 400 = 1। तो यहाँ से क्या आएगा, x², 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 25 का 150 प्लस y², और यहाँ 16 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 25 80। ठीक है, ये अब ये ऐसा इलिप्स है जो कि y एक्सिस में, क्या है, y एक्सिस में इलिप्स है, ऐसा मतलब इस तरह से बना है। तो इसका LR का फार्मूला जानते हो क्या होता है, 2a²/b, जो सबको पता होगा, बस लगा दो, 2 होगा, a² का मान ये रहा 16, अब b² का मान क्या है, b का मान 5 है, तो 32/5 कहाँ आंसर है, 32/5 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अतिपरवलय दिया है, अतिपरवलय, इसका नाभिलम का समीकरण। तो बच्चे नाभिलम का समीकरण होता है a² x अपॉन में x1 प्लस b² y अपॉन y1 इक्वल टू a² प्लस b², ये होता है अतिपरवलय के नाभिलम का समीकरण होता है। और ये जो वैल्यू है इसे आप रख कर देखो क्या आ रहा। ठीक है, तो आएगा a का मान, तो a² का मान तो 16 है, तो 16 आएगा, x होगा, अपॉन में x1 का मान 8 है, प्लस b² का मान 9 है, 9y अपॉन y1 का मान क्या, 3√3 है, इक्वल टू क्या है, 16 प्लस का 9, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देखते हैं, 8 दूना 16, अच्छा 2x आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाओ यार, 2x एक ही जगह आ रहा है ना, 2x तो एक ही जगह आ रहा, बस यही है, 25 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करो व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द XY प्लेन। XY प्लेन पर YZ को देखा जाता है, Z कितना है, 5 है, तो 5 लगा के आगे बढ़ लो, है ना, XY प्लेन से बताना है। ठीक है, XY प्लेन से बताना है, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप ऑन द XY प्लेन।
एक्स वाई प्लेन से प्रोजेक्शन की जो लेंथ निकले वो क्या देखा, जेड देखा जाता है। जेड देखोगे तो 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे दिया है कि ए एंड बी आर द 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर, और कह रहा है कि सी और डी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपको ए और बी के बीच का एंगल पता करना है। चलो जो दिया है उसको देख लेते हैं क्या है। सी और डी को बोल रहा है बच्चा कि ये 0 के बराबर है, परपेंडिकुलर है। सी का मान क्या दिया, a + 2b दिया हुआ है। अच्छा, डी का मान दिया 5a - का 4b दिया है। इसका मान 0 के बराबर है। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। इसका करोगे 5 mod a का स्क्वायर माइनस का 4a.b प्लस का 10a.b होगा ना, और ये 8 होगा mod b का स्क्वायर, बस इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये दोनों बच्चा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में b और a का मान 1 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का होगा 6 होगा, mod a b हो जाएगा, और ये होगा माइनस का 8 बराबर 0। तो ये होगा 6a.b को लिख सकते हैं mod a mod b cos थीटा का मान कितना आएगा, इधर 3 आ जाएगा, ये कटेगा, यहाँ 2 आ गया, ये 1 1 है तो 2 × 1 × 1 क्या आ जाएगा, cos थीटा का मान 0 आ गया, सॉरी 1 आएगा ना, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 क्या है, जब डिवाइड में ले जाओगे 2 को तो 1/2 बन जाएगा। cos 1/2 क्या होता है आपका 60 डिग्री होता है, तो π/3 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया बच्चा? ऐसे आराम आराम से जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। देखने से लग रहा बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये तो आपको भुलवाने के लिए दिया है, पॉइंट ऐसे ही दे दिया। हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम बच्चा 1 के बराबर होता है, क्योंकि l² + m² + n² का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक ही तो होगा, चाहे डायरेक्शन रेशियो कुछ भी रहे, सम तो एक ही होगा ना, तो क्यों दिमाग लगाओ, 1 करके आगे बढ़ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डोमेन बताना है इसका। तो सबसे पहली बात यह है कि डोमेन के लिए जो लॉग के अंदर का टर्म होता है x/3 का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा। ये तो पक्का हो गया कि x का मान 0 से बड़ा हो गया, तो ये गया, ये गया, ये गया, अरे यार सब तो गया, फिर ये आंसर करेक्ट है ना। अब कह रहा 0 से बड़ा होगा, तो 0 से देखो ये माइनस में दिया है, ये भी माइनस में दिया, ये भी माइनस दिया है, तो ये तीनों तो गलत है ना। जो भी होगा यही हो तो होगा, बस बाकी करो ना चाहते हो तो कर लो। लॉग साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ये होती है आपकी क्या, 1 और -1 के बीच में होती है। लॉग को हटाओ 3/2 आएगा, ये <3⁻1 और यहाँ आएगा 3⁻−1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 x < 9 हो गया। तो इसका मतलब x का मान 3 और 9, 1 और 9 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले अपने करना है, देन एनालिसिस करना है कि हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ज़्यादा दिन नहीं है बच्चा, जम कर पढ़ाई करो। और ये जितने भी मॉडल पेपर ला रहा हूँ ना बच्चा, इसको बहुत अच्छे से कर डालो, अपने नोटबुक में लिख डालो सबको। लेकिन पहले अपने करना, देन देखना वीडियो को, और शुरू से एंड तक देखना। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो बाकी नेक्स्ट मॉडल के लिए आएंगे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। आज हम आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए उसको सबसे पहले अपन सॉल्व करके देखते हैं। द क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो ना बीमाहीन हो और ना ही मात्रकहीन हो। इज दैट क्लियर। अपन जानते हैं अगर कोई ऐसी यूनिट है तो उसका डायमेंशन जरूर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर यूनिट नहीं है किसी क्वांटिटी का तो उसका डायमेंशन नहीं आएगा। अगर यूनिट है तो उसका बेटा जी कुछ ना कुछ डायमेंशन जरूर आएगा। इज दैट क्लियर। तो
अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव वेलोसिटी, स्ट्रेन। तो इसके अगर आंसर्स की बात करें तो बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सापेक्षिक वेग। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा जी? एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज व्हेन, किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कब चेंज होता है? अगर अपन ऑप्शंस की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, या बोथ, या स्पीड चेंजेस। अगर अपन हिंदी में समझने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को, किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है, कब परिवर्तित होता है बेटा? वेग की दिशा जब बदलती है, या जब वेग का परिमाण बदलता है, या दोनों बदलते हैं, या चाल बदलती है। तो बेटा जी मैं बता दूं, जब किसी पार्टिकल का दिशा और परिमाण दोनों बदलता है तब वहां पे एक्सेलेरेशन परिवर्तित होता है। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ एबव। इज दैट क्लियर? अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1, व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दो सदिशों का परिणामी जिनका परिमाण 2 और 3 है तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा बेटा जी? आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। दो सदिश दिए हैं, मान लीजिए सदिश ए है, मान लीजिए सदिश ए है जिसका परिमाण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा जी? 2 है। दूसरा सदिश बी है, मान लिया अपन ने, जिसका परिमाण 3 दिया है। इनका परिणामी यानी रिजल्टेंट दिया गया है, r इज इक्वल टू क्या होता है अपन का बेटा जी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे यस और नो, r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? r बराबर 1 दे रखा है, तो r की वैल्यू यहाँ 1 रखा। फिर a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे यस और नो, इज दैट क्लियर? अगर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा बेटा जी? अगर इसका स्क्वायर कर दे तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी? 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 दूना 4 3 12 कॉस थीटा। 9 4 13, 13 अगर प्लस का 13 इधर है, प्लस का 13 अगर इधर आएगा तो माइनस का 13 होगा। माइनस के 13 में से अगर एक को घटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा जी? -12 इज इक्वल टू कॉस 12 कॉस थीटा। अरे ये 12 कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? अगर इसको अपन इधर ले आए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? -12/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया बेटा जी। कॉस थीटा की वैल्यू -1, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू अपन निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री। अरे यस और नो? अरे यस और नो? कॉस से कॉस बेटा जी कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। अरे क्या चीज़ें क्लियर हैं? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी? 180 डिग्री। अरे यस और नो? चूँकि अपन जानते हैं क्या, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी क्वेश्चन में पूछ रखा है। ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अरे यस और नो? इंटू साइन थीटा एन कैप। अरे यस और नो? अगर यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करें तो वैल्यू बेटा जी यहीं पुट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 2 है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 3 है। साइन थीटा की वैल्यू अभी अपन यहाँ से निकाले 180 डिग्री इंटू एन कैप।
180 डिग्री साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितना होगा बेटा जी 0। तो पूरा ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा बेटा जी 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा जी 0। क्या क्लियर है? अरे यस और नो? चलिए अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 2m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m as shown in the figure given above. What force is exerted by the rope of the block? m द्रव्यमान की एक रस्सी द्वारा घर्षणहीन सतह तल के अनुदिश 1-2 मीटर द्रव्यमान का एक गुटका खींचा जाता है, तो रस्सी द्वारा गुटके पर लगने वाला बल क्या होगा? चलिए बेटा जी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी उसको अपन देखते हैं सबसे पहले। अरे यस और नो? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे यस और नो? क्या चीज़ें क्लियर है? अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F अपॉन m। तो यहाँ से m क्या आएगा बेटा जी 2m प्लस m। 2m प्लस m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी 3m। अरे यस और नो? यस और नो? चूंकि पूछा क्या है बेटा जी, ये जो 2m ब्लॉक का जो गुटका है ये रस्सी द्वारा जो खींचा जा रहा है, इसके बीच का फोर्स, इसके बीच में लगने वाले फोर्स की बात की जा रही है। तो m मास का अगर अपन इसका FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम 2m मास का, इस पे कोई बल लगा रहा होगा, ये रूप मान लिया, इसका टेंशन T है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी m इंटू ए। अरे यस और नो? मास इंटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा जी 2m। a की वैल्यू अपन यहाँ निकाल लिए है, a बराबर क्या है बेटा जी, यहाँ पे a की वैल्यू जो निकल के आई है बेटा जी f अपॉन 3m। अरे यस और नो? f अपॉन 2m प्लस 1m इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से बेटा जी निकल के आएगी f की वैल्यू, a की वैल्यू f अपॉन 3m। m से m कैंसिल हो गया बेटा जी, तो 2f अपॉन 3 टेंशन फोर्स या फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2f अपॉन 3 होगा। इज दैट क्लियर? क्या चीज़ें क्लियर हैं? अरे यस और नो? क्या क्लियर हैं? अरे यस और नो? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ लाइट बॉडी A and a heavy body B have equal linear momentum यहाँ m है, then kinetic energy of body A is क्या है बेटा जी? मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी A एक बॉडी B हो गई। अरे यस और नो? बॉडी ए जो है इसका मास m1 है, बॉडी बी है जो इसका मास m2 है। m1 जो है क्या है बेटा जी, m1 जो है ये छोटा है m2 से, क्वेश्चन में दे रखा है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? क्वेश्चन में दे रखा है अगर इसका रेखी संवेग समान हो तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। रेखी संवेग क्या होगा बेटा जी, P बराबर m इंटू वी। अरे यस और नो? P बराबर क्या होगा बेटा जी m इंटू भी। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? P बराबर m इंटू भी। अगर PA की बात करें, PA बराबर क्या होगा बेटा जी MA इंटू V। इसकी मान लो वेलोसिटी क्या है बेटा जी VA है, और इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा जी VB है, तो VA हो जाएगा। अरे यस और नो? और PB की बात करें तो क्या होगा बेटा जी M1 है, सॉरी यहाँ पे अपन M1 मान रखा है, यहाँ होगा M2 इंटू VB।
अरे यस और नो। और दोनों का संवेग क्या है, समान है, तो यानी पी ए बराबर क्या होगा बेटा जी, पी बी हो जाएगा। अरे यस और नो। तो यानी एम वन वी ए इज इक्वल टू एम टू वी बी। यहाँ से होगा बेटा जी एम वन बटा एम टू इज इक्वल टू M1 बटा M2 इज इक्वल टू VB बटा V1। अरे यस और नो। यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया। और अपन क्या जानते हैं बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर अपन काइनेटिक एनर्जी A1 और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए के लिए लिखें और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी के लिए अपन अगर काइनेटिक एनर्जी लिखें, अगर इसका रेशियो निकाले बेटा जी, तो के ए अपॉन के बी हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर एम वन वी ए का स्क्वायर अपॉन हाफ एम टू वी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे यस और नो। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। वी बी बटे वी ए की जगह M1 बटे M2 लिख सकते हैं, तो के ए अपॉन के बी की जगह क्या लिख देंगे बेटा, M1 बटा M2 इंटू क्या आ जाएगा, वी ए अपॉन वी बी की जगह M2 बटा M1, M2 बटा M1 का स्क्वायर। एक M2 से एक M2 कैंसिल हो जाएगा, एक M1 से एक M1 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। तो यानी जिसका मास छोटा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी जिसका मास बड़ा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इज दैट क्लियर? तो अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो इक्वल टू बी बी, ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, स्मॉलर देन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी से अधिक होगा। इज दैट क्लियर? क्या क्वेश्चन क्लियर है? अपन आगे बढ़े। अरे यस और नो। चलिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस एंगुलर वेलोसिटी दैट मोशन ऑफ ए बॉडी हैज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को अपन हिंदी में पढ़ते हैं। m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही है। वस्तु की गति के दौरान क्या नियत रहता है? अपन क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। अरे यस और नो। एंगुलर वेलोसिटी बेटा बोल रखा है क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। रेडियस ऑलरेडी क्या होता है बेटा जी, कांस्टेंट होता है, CONSTANT, कांस्टेंट होता है। तो यानी इसका जो वेलोसिटी होगा, जब ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है? तो यानी इसका जो वेग होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ऑप्शन डी वेलोसिटी इज द, ऑप्शन बी वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्या क्वेश्चन क्लियर है? अरे यस और नो। नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एज कांस्टेंट। मोशन ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, जब v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जी ये ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो ऑलरेडी फिक्स होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका गतिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? अरे यस और नो।
चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्याश संघट्ट में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती? तो बेटा जी अगर अपन बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का अगर अपन प्रयास करें तो इस क्वेश्चन की जो, मान लीजिए कि कोई दो बॉडी है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी से, सॉरी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद ये आपस में टक्कर करेगी, टक्कर करने के बाद m1 की जो वेलोसिटी होगी v1 हो जाएगी, m2 की जो वेलोसिटी होगी ये vt हो जाएगी। E इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, v1 माइनस v2 इज अपॉन u1 माइनस u2। अरे ऐसा नो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा जी इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो संरक्षित रहती है, मतलब कि गतिज ऊर्जा जो है बेटा जी वो संरक्षित रहता है। अरे ऐसा नो, क्या क्लियर है? अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ भैया जी, मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से आपके लिए बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। एयरफोर्स, नेवी या आईसीजी की बैचेज के लिए आपको लिमिटेड सीट पे ऑफर है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान है मेजर कलसी क्लासेज आपके अपने प्रयागराज में। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट करके फटाफट अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एंगुलर ऑफ मास, सॉरी एंगुलर नहीं, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य, घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि है। घूर्णन गति में अगर अपन लीनियर मोमेंटम की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv होता है। अरे यस और नो। अगर अपन रोटेशनल मोशन की बात करें तो बेटा जी वहां पे क्या होता है, I इंटू ओमेगा। I बराबर क्या होता है बेटा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पूछ रखा है, प्रकृति में से कौन सा अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है? विच फोर्स इन नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर? न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 वीक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन जानते हैं बेटा जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हर जगह पाया जाता है नेचर के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है? अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रखा है, वाई इज इट इजियर टू स्विम इन ए सी वाटर? समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र के पानी में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र की जो डेंसिटी होती है बेटा जी, ये डेंसिटी ऑफ समुद्र की जो SEA, समुद्र की जो डेंसिटी होती है बेटा जी ये किसके बराबर होती है? ये 140 किलोग्राम मीटर क्यूब के इक्वल होती है डेंसिटी। और अगर वहीं
डेंसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए समुद्र के पानी के अंदर तैरना आसान होता है। तो डेंसिटी ऑफ सा वाटर इज हायर देन ऑर्डिनरी वाटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्या क्वेश्चन क्लियर है? अपन आगे मूव कर सकते हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं। The amount of heat required to convert of 1 gram of ice at 0 degree centigrade to stream of 100 degree centigrade। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले Q1 की वैल्यू अगर निकालें तो M इंटू एल होगा, क्योंकि 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे यस और नो? तो मास की वैल्यू 1 ग्राम दिया है। एल की वैल्यू अपन जानते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? 80 होता है। तो क्या हो गया? 80 कैलोरी। Q1 की वैल्यू आ गई। अगर अपन Q2 की वैल्यू की बात करें, 0 से 0 पे कन्वर्ट किया जा रहा है। अरे यस और नो? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी? MS इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर। M की वैल्यू 1 ग्राम, S की वैल्यू क्या होता है बेटा जी? 1 ही होता है। अरे यस और नो? वाटर के लिए S की वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। और T 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 हो जाएगा। यानी Q2 की वैल्यू क्या हो गया बेटा जी? 100 हो गया। अरे यस और नो? अगर नेट अपन उष्मा की बात करें तो नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 80 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 इज द करेक्ट आंसर। तो 180 क्या ऑप्शंस में है? 180 कैलोरी उष्मा बेटा कैलोरी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन को पढ़ते। अ पार्टिकल 5 सेंटीमीटर आयाम से सरल आवर्त गति कर रहे कण की अधिकतम चाल 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो दोलन की आवृत्ति क्या है? दोलन की आवृत्ति पूछ रखा है क्वेश्चन में अपन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अरे यस और नो? एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है बेटा जी क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है? अगर अपन वी मैक्स की बात करें, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे यस और नो? वेलोसिटी कितना दे रखा है? 31.4 मीटर पर सेकंड। क्या क्लियर है? अरे यस और नो? चूंकि अपन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? एक मिनट यार। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वी मैक्स इज इक्वल टू होता है बेटा ए इंटू ओमेगा। अरे यस और नो? वी बराबर ए ओमेगा होता है। चूँकि ओमेगा को अपन अगर फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिखें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो ए इज इक्वल ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एन होता है। तो ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू एन अगर रख दें, वी मैक्स की वैल्यू आ गया यहाँ से, वी मैक्स बराबर ए इंटू 2 पाई एन आ गया। अगर अपन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहें तो एन को इस साइड ले आए तो क्या आएगा? ए 2 पाई इंटू ए अपॉन वी मैक्स आ जाएगा। अरे यस और नो? अरे यस और नो? यहाँ से अगर अपन वैल्यू को सॉल्व करें, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ए की वैल्यू 5 दिया है, वी मैक्स की वैल्यू 31.4 दिया है। अरे यस और नो? क्या सॉल्व हो जाएगा? अरे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई जी? यहाँ से एन की वैल्यू क्या निकल के
उल्टा कर दिया क्या यार, जस्ट मिनट, माई मिस्टेक। अरे यार जस्ट मिनट, यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वी बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा जी, 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन होता है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे तो वी मैक्स बराबर क्या होगा, ए इंटू 2 पाई इंटू एन होगा। तो एन बराबर क्या होगा बेटा जी, एन बराबर क्या निकल के आएगा, एन बराबर निकल के आएगा वी मैक्स, इधर गुणा में है तो ये भाग में आएगा 2 पाई इंटू ए, 2 पाई इंटू ए आ जाएगा। अरे यस और नो, तो यहाँ अगर अपन इसकी वैल्यू रखें तो 31.4 हो जाएगा इंटू 2 3.14 इंटू ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, आंसर होगा। तो ऑप्शन आ इज द करेक्ट आंसर, पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्या क्लियर है? अरे यस और नो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा जी, पढ़ते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती हैं क्योंकि उसमें नहीं होता है। साउंड वेव्स इन एयर डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दैट दे कैन बी क्या, पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। किसके कारण होता है बेटा जी, बेसिकली ये पोलराइजेशन के कारण, मतलब कि ध्रुवण के कारण। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक ऋणावेशित शीशे की छड़ पर हमेशा होते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रोटॉन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम प्रोटॉन। तो बेटा जी जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तभी ऋणावेशित कोई भी छड़ होगा। शीशे की छड़ की बात की जाए या किसी भी कंडक्टर छड़ की बात की जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। लेस प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होगी या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी, इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको फिर से एक बार मैं बता दूं, क्या बता दूं बेटा जी, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी की ऑनलाइन तैयारी, मेजर कलसी क्लासेस, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस को जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। कुछ लिमिटेड सीट ही ऑफर हैं। आप अपनी सीट को बुक करने के लिए डिफरेंट ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से ओम का नियम, किस एक में ओम का नियम लागू होगा? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस ओम्स लॉ नॉट वैलिड? किसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा, नॉट वैलिड होगा? तो बेटा जी ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसका जो वोल्टेज होता है ये उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसे आर कहते हैं, V बराबर आर इंटू आई। करंट को चाहे इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं चाहे इस डायरेक्शन से फ्लो कराएं, तब पर भी वोल्टेज जो होगा आर इंटू आई के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शंस के अनुसार तार लिपटा हुआ प्रतिरोध, तो चाहे जैसे करंट का वैल्यू चाहे आप इस डायरेक्शन से करें चाहे उस डायरेक्शन से, तो हमेशा वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी। विभव मापी में भी वही सेम कहानी होगी। लेकिन अगर अपन डायोड की बात करें, डायोड कुछ ऐसा होता है बेटा जी, डायोड में क्या होता है, डायोड में इस डायरेक्शन से करंट का फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होता। तो इट मीन्स जो है ओम का नियम संधि डायोड यानी कि जंक्शन डायोड फॉलो नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है? अरे यस और नो? चीज़ें क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं बेटा जी। पूछ रखा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं कैपेसिटर का? C इज इक्वल टू एरिया इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी, जहाँ पे एरिया है, एप्सिलॉन क्या है बेटा जी? परमिटिविटी है, और डी क्या है? डिफरेंस है दो प्लेटों के बीच का, या सेपरेशन आप बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइप्स ऑफ मेटल यूज्ड, थिकनेस ऑफ प्लेट, पोटेंशियल अप्लाइड फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ प्लेट, सेपरेशन ऑफ बिटवीन द प्लेट, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस डी पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है चीज़ें? अपन आगे मूव कर सकते हैं। अरे यस और नो? अरे यस और नो? चलिए अपन आगे मूव करते हैं बेटा जी। The number of turns and current become double of any solenoid, then value of the magnetic field becomes। यदि किसी धारावाही प्रणालिका में घेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा का मान दोगुना कर दिया जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? अपन जानते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सॉरी बेटा जी पाई इंटू आई होता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? सोलेनॉइड की बात कर रहा है। अपन जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन L होता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो फेरों की संख्या क्या कर रहा है बेटा जी? दोगुना कर रहा है। अगर नए वाले की बात करें N डैश बराबर 2N कर रहा है, और करंट I डैश की वैल्यू की बात करें तो 2I कर रहा है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी? म्यू नॉट इंटू 2N इंटू 2I डिवाइड बाई L। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो 2 2 जा 4, पहले तो ये थी, पहले क्या थी बेटा जी? इनिशियल में B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L इंटू आई थी, लेकिन अब 4 म्यू नॉट N इंटू आई अपॉन L है। तो यानी कितना टाइम्स बढ़ गया बेटा जी? 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इज बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज एंड द करंट ऑफ द प्राइमरी आर 220 वोल्ट 2 एम्पियर एंड दैट इन ए सेकेंडरी आर 220 वोल्ट 1 एम्पियर ऑफ द वैल्यू ऑफ, अच्छा सॉरी ये आई है, आई एम्पियर, तो द वैल्यू ऑफ आई इज द। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में विभव तथा धारा प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट पर है 2 एम्पियर तथा द्वितीय कुंडली में 2200 वोल्ट पे आई एम्पियर है क्रमशः। तो आई की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? अगर आइडियल कंडीशन की बात की जा रही है, आइडियल कंडीशन में क्या होता है बेटा जी? आइडियल कंडीशन में जितना पावर इनिशियल होता है उतना पावर फाइनल होता है। अरे यस और नो? अगर आइडियल कंडीशन की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जितना पावर इनिशियल फॉर्म में होगा उतना पावर फाइनल फॉर्म में होगा। अरे यस और नो?
P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, V इंटू आई होता है। अरे यस और नो, तो V इनिशियल आई इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, V फाइनल इंटू आई फाइनल। अरे यस और नो, क्या चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से अपन आई फाइनल की अगर वैल्यू की बात करें तो क्या निकल के आएगा बेटा जी, क्या निकल के आएगा बेटा जी, आई फाइनल बराबर निकल के आएगा बेटा जी V इनिशियल इंटू आई इनिशियल अपान V फाइनल। अरे यस और नो, अरे यस और नो, क्या चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ से V इनिशियल की वैल्यू क्वेश्चन में 220 इंटू आई की वैल्यू 2 दिया है अपॉन 2200। इसको अपन अगर सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा जी, क्या आएगा, क्या आएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। क्या ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ दैट क्लियर, क्या क्लियर हैं चीज़ें। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगा। प्रतिबाधा को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं जब एक प्रतिरोध R तथा L प्रेरकत्व का एक स्व प्रेरकत्व F आवृत्ति के AC परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है बेटा जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। बोल रखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये प्रेरकत्व हुआ और एक प्रतिरोध हुआ। अरे यस और नो, यहाँ पे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा हुआ है। इज़ दैट क्लियर। अरे इसका ये क्या है XL, इसका IR है। V इज इक्वल टू क्या है बेटा जी, IR। इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है मान लो। अरे यस और नो, हो रहा है क्या, हाँ, अरे यस और नो। इसका वोल्टेज, अगर अपन वोल्टेज की बात करें बेटा जी, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका VR अपन मान लेते हैं, इसका VL मान लेते हैं। अरे यस और नो, क्या चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर हैं। अगर अपन इनके ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा बेटा जी, VR आ जाएगा, VR आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बेटा जी, VL आ जाएगा। अरे यस और नो। अगर इनके बीच का ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अरे यस और नो, ये आ जाएगा क्या बेटा जी, VL। अरे इज़ दैट क्लियर, क्या क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अपन इसको अब अगर बात करें क्या, किसका, परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या निकल के आएगा, V स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा बेटा जी, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर, क्या चीज़ें क्लियर हैं। V को अपन क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। VL को क्या लिख सकते हैं बेटा जी, XL स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, XL स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर प्लस VR को बेटा जी क्या लिख सकते हैं अपन बेटा जी, VR को अपन R स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे यस और नो, तो यहाँ आई स्क्वायर इंटू R लिख देंगे। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे यस और नो, तो Z की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा जी, क्या निकल के आएगी, Z स्क्वायर बराबर क्या आएगा, XL, अरे यस और नो, प्लस R। अरे यस और नो, XL का स्क्वायर प्लस R का, यहाँ स्क्वायर था ना, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर निकल के आएगा। अपन जानते हैं XL बराबर क्या होता है बेटा जी, 2 पाई, XL बराबर क्या होता है, 2 पाई F इंटू L होता है, 2 पाई F इंटू L होता है। अरे यस और नो, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या निकल के आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर L की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू L स्क्वायर होगा। अरे क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अपन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, अगर अपन इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो बेटा जी Z स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा।
अगर अपन z की वैल्यू निकालें यहाँ से तो z बराबर रूट के अंदर क्या निकल के आएगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर निकल के आएगी। क्या चीज़ें क्लियर हैं? अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर हैं? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो तो बेटा जी क्या हो, प्रकृति में निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? कैथोड रे, एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे। तो बेटा जी कैथोड रे ही जो है अपना विद्युत चुम्बकीय नेचर में नहीं है। क्या क्वेश्चन ये क्लियर है? अरे यस और नो? अपन आगे बढ़ें। अरे यस और नो? चलिए बेटा जी अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या दे रखा है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है? तो बेटा जी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बेटा जी। तो प्लेन मिरर का, लेंस का नहीं बेटा जी, दर्पण का उपयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं अपन। दे रखा है दो समान शक्ति के सोडियम लैंप से प्राप्त प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण दिखाई नहीं देता क्योंकि दोनों तरंगे का कालांतर नियत रहता है, दोनों तरंगों का कालांतर शून्य रहता है, दोनों तरंगों की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, दोनों तरंगों का आवृत्ति भिन्न भिन्न होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बेटा जी, तो इस क्वेश्चन का जो बेटा जी ऑप्शन नंबर 1 है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है वो नियत नहीं रहता है, यानी नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें उससे पहले थोड़ा सा मेजर कलसी आपके लिए कुछ बम्पर ऑफर बीच में लेके आता ही रहता है। इस बार फिर से वही चीज़ें हैं। 25% आपको डिस्काउंट बुक्स वगैरह पे है मेजर कलसी क्लासेस की, और इसके साथ ही सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि डिलीवरी जो होगी बेटा जी फ्री होगी और आपके होम टाउन पे होगी जहाँ का आप एड्रेस देंगे। मतलब आप घर बैठे 25% डिस्काउंट के साथ मेजर कलसी क्लासेस की जो खुद की पब्लिकेशंस द्वारा बुक हैं आप मंगा सकते हैं अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? तो इसके लिए आज ही आप बुक को ऑर्डर कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कीजिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश विद्युत धारा की सामर्थ्य सीधे अनुपाती होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होती है? अपन जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, HC बाई लैम्डा या H म्यू होता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? और अपन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा जी E+φ कार्यफलन के बराबर होती है। ये तो बेटा जी फिक्स होता है किसी भी मेटल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर एनर्जी ज़्यादा आई तो ज़्यादा सामर्थ्य होगा, विद्युत धारा ज़्यादा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे सरफेस से, मेटल के सरफेस से। तो यानी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आपतित किरण की फ्रिक्वेंसी, एनर्जी ज़्यादा कब होगी? जब बेटा जी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। तो यानी आपतित विकिरण की आवृत्ति पर, तीव्रता पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा जी अपन आगे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल
इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा जी? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बेटा जी ना तो अल्फा पार्टिकल है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, तो बचा क्या बेटा? न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? क्या चीज़ें क्लियर हैं? अरे यस और नो? तो चलिए अपन आगे बेटा जी मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब इज। एक्स-रे नालिका के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभव लगभग होता है। विभव की अगर अपन बात करें, मान लीजिए बेटा जी कोई एक्स-रे ट्यूब है। अरे यस और नो? कोई एक्स-रे ट्यूब है। इसका विभव की अपन अगर बात करें तो इसका विभव क्या होता है बेटा जी? 10 के वोल्ट से 80 के वोल्ट तक वेरी करता है। अरे यस और नो? 10 के से लेके 80 के वोल्ट तक वेरी करता है। तो अगर अपन ऑप्शंस की बात करें तो 10 के वोल्ट नहीं होगा, सॉरी 10 वोल्ट नहीं होगा, 100 वोल्ट नहीं होगा, 1000 वोल्ट नहीं होगा। के मतलब बेटा जी 10,000 यानी 10 के की बात की जा रही है। तो मैंने बोला कि बेटा जो वोल्टेज होता है 10 के से लेके 80 यानी 80 के तक वेरी करता है। तो यानी 10 के इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्या चीज़ें क्लियर हैं? आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के लिए अगले किसी शेड्यूल क्लास में। तब तक के लिए आप आनंद से पढ़ाई कीजिए और अपने सिलेक्शन को जल्द से जल्द सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू एवरीवन।